हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो फिर से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। और कई को तो ये बोरिंग चैप्टर लगता है क्योंकि उनको बेसिक्स से शुरुआत करना चाहिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एकदम इजीली और कुछ बाहर नहीं जाएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक्स्ट्रास मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले हमें क्या कर लेना, जो नीट में आ सकता है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि जीएन रामाचंद्रन जी के बारे में दिया हो, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। जीएन रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर में कौन से फील्ड में जीएन रामचंद्रन का योगदान था? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर, एक पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट होगा वही सिर्फ याद रखना है। ठीक है, was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers and discovery of triple helix structure। ये डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर देने वाले कौन थे? जीएन रामाचंद्रन। ठीक, और इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट बनाया। क्या बनाया? रामाचंद्रन प्लॉट किनका है? नाम से ही सजेस्ट है, जीएन रामाचंद्रन। मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट। उनका जन्म यहाँ, ये सब हमको याद नहीं करना है, उनका जन्म कब हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए रामचंद्रन मेट लिनियस पॉलिंग एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन। रामचंद्रन लिनियस पॉलिंग से मिले और उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स पर उनसे मिलकर अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, a structure that directed his attention to solving the structure of collagen। मेनली वो प्रोटीन पर फोकस किए। ठीक है, जीएन रामचंद्रन का फील्ड क्या था? प्रोटीन का। उन्होंने क्या दिया? ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर रामचंद्रन प्लॉट इन्हीं का है। ठीक, और अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर दिए जब लीनियस पॉलिंग से मिले। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, अब कईयों को दिक्कत होता है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या अंतर है। तो देखिए, नेम सजेस्ट कर रहा है साइटोलॉजी। जहां कहीं भी आप लॉजी वर्ड सुनते हैं उसका मतलब होता है स्टडी, और साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक, तो इसमें हम सेल की स्टडी करेंगे, बट इनके प्रीवियस इवोल्यूशन, इसके डिस्कवरी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है सेल का, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ सेल के स्टडी के स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। बट और दूसरा टर्म क्या आता है? सेल बायोलॉजी। क्या आता है दूसरा टर्म? सेल बायोलॉजी। इसमें क्या करेंगे? स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे, और इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट का योगदान रहा सेल को खोजने में। फर्स्ट सेल क्या था? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने से एक बार रीडिंग थ्रोली कर लें। यहाँ से मैं चलता हूँ, यहाँ से देख लीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? कंपोज्ड, बने हुए हैं सेल के।
सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल के बने हैं और जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वाइल अदर लाइक अस, हमारे जैसे मिनी सेल के जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप पढ़ सकते हैं इजिली। आइए आगे बढ़ते हैं सेल के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड पहला परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सिंगल है, वो सिंगल ही कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो सिंगल ही कैपेबल है सब कुछ करने के लिए। डिवाइड भी वही करेगा, रिप्रोडक्शन खुद, फिर खाना खुद, सब कुछ यही करेगा खुद। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो जो जरूरी, रिस्पायरेशन भी खुद कर लेगा, जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग less than a complete a structure of a cell does not ensure independent living। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेल से एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से थोड़ा सा भी कुछ भी कम हो तो वह इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर पाएगा, सुनिश्चित, यानी कि वह क्या क्या नहीं कर पाएगा, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा और एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों, इसका एग्जांपल क्या, वायरस। वायरस क्या हो गया, वायरस जब लिविंग होस्ट में जाता है तब ये लिविंग रहता है, ठीक, ऐसे वह नॉन लिविंग रहता है, ठीक है। हेंस इसलिए सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बहुत ही मौलिक, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल की इकाई है, फंक्शन की इकाई है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब कुछ एक रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक, उनके बारे में आप लोग लिख लीजिए। उन्होंने माइक्रोग्राफिया किताब लिखी थी, माइक्रोग्राफिया, ओके, माइक्रोग्राफिया हो गया। और उन्होंने सेल के लिए सेलुला वर्ड यूज किए थे, सेलुला वर्ड यूज किए थे, ये आप लोग एनसीईआरटी के साइड में ही लिख लीजिए, ठीक है। और उन्होंने नॉन लिविंग सेल को खोजा था, नॉन लिविंग सेल को खोजा था, ठीक है। तो नॉन लिविंग सेल प्लांट में, वो भी कौन सा प्लांट था, ओक प्लांट, ओ ए के, ओक प्लांट, ओके। तो रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग लिख लीजिए क्या क्या, माइक्रोग्राफिया किताब इनकी है, सेलुला वर्ड यूज किए थे सेल के जगह पर, अब सेल पढ़ते हैं हम लोग। और उन्होंने नॉन लिविंग सेल को खोजा था, कौन से प्लांट का, ओक प्लांट का, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। अब आइए पढ़ते हैं। एंटन वन लुएनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। एंटन वेन लुएनहॉक ने पहला और डिस्क्राइब किया एक लाइफ सेल। सबसे पहले लिविंग सेल कौन देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लिविंग सेल को फर्स्ट कौन देखने वाले, लुएनहॉक। उन्होंने किस किस को देखा, ह्यूमन स्पर्म को, ठीक है, आरबीसी को, ठीक, फिर बैक्टीरिया के सेल को देखा, ओके। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, बाद में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, और उसका इम्प्रूवमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट हुआ, रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन के कारण सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर का स्टडी
संभव हो पाया, ठीक है, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप्स। अब सेल थियरी। सेल थियरी सेल थियरी में दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, और एक तो महान साइंटिस्ट रडोल्फ विर्को जो कि आगे आएंगे। देखिए इन इनका डेट्स भी इम्पोर्टेंट है। इन 1838 मैथ्यूज सेल्डन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which forms the tissue of the plant। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया प्लांट सेल के बारे में, यानी कि मैथ्यू सेल्डन क्या थे, बोटनिस्ट थे, तो वो प्लांट्स को ऑब्जर्व किए और बताएं कि जो प्लांट्स है वह डिफरेंट तरीके के सेल से बना हुआ है जो कि टिश्यू बनाता है प्लांट में। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय थियोडर स्वान, अब एक मैथ्यू सेल्डन हो गया, अब थियोडर स्वान 1839 में, डेट भी इंपॉर्टेंट है अगेन। अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वो जर्मन थे, बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक। स्टडीज किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, तो जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल सेल को पढ़ा, साथ ही साथ प्लांट के सेल वाल को भी पढ़ा, प्लांट के भी सेल वाल को पढ़ा इन्होंने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्लांट्स के सेल वाल को भी पढ़ा। देखिए एंड रिपोर्टेड दैट cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane, जो कि आज हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उन्होंने बताया कि थिन आउटर लेयर होता है एनिमल सेल में। ही आल्सो कंक्लूडेड, और यह भी बताया बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट, देखिए वो प्लांट पर भी पढ़ रहे हैं लेकिन है जूलॉजिस्ट, तो ये कंफ्यूजन कर सकता है टिश्यू, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या है, सेल वाल थिक होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, लेकिन सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड, स्वान जो है प्रपोज किए हाइपोथेसिस, ये क्या है हाइपोथेसिस नॉट लॉ, सिर्फ कथन है। बॉडीज ऑफ एनिमल्स का बॉडी और प्लांट्स का बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। इन्होंने ये बता दिया कि सेल से बनते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बताएं, लेकिन ये नहीं बताया कि जो सेल आते कहाँ से, सेल का जन्म कहाँ से होता है, ठीक है। अब आइए, तो दोनों मिल गए, सेल्डन एंड स्वान टुगेदर, दोनों मिलके एक थ्योरी दिए, सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, यह जो थ्योरी था एक्सप्लेन नहीं करता है कि हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड, कैसे नया सेल्स बनता है। तब आए महान साइंटिस्ट रडोल्फ विर्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन्ड, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म्ड होता है। न्यू सेल कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ही मोडिफाइड द हाइपोथेसिस, फिर उन्होंने यह कथन देते ही उन्होंने हाइपोथेसिस को, जो कि थियोडर एंड सेल्डन एंड स्वान ने दिए थे, ठीक है, मैथ्यू सेल्डन एंड थियोडर स्वान ने जो दोनों मिलके हाइपोथेसिस या सेल थ्योरी दिया था, उनके हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड करके सेल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। रडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, आज हम सेल थ्योरी को जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से, ठीक। एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओके।
तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे। अगले लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ऑल द बेस्ट।